नमस्कार, मैं उमेश कुमार साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। पिछले वीडियो के भांति आज भी मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नया टॉपिक लेकर आज उपस्थित हुआ हूं। ये जो टॉपिक मैंने आपके लिए जो प्रिपेयर किया है ये एग्रीकल्चर साइंस बेस्ड है, कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित बेस्ड है। ठीक है, फिजिक्स का पोर्शन चल रहा था आपको, जैसे पिछले वीडियो में आपने देखे रहे होंगे। कई चीज़ें मैंने बताया था फिजिक्स से रिलेटेड। जैसे इसके ठीक लास्ट वीडियो की अगर मैं बात करूं तो मैं बैरोमीटर के बारे में आपसे चर्चा किया था। सिंपल बैरोमीटर और 14 बैरोमीटर के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, और इसी जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से रिलेटेड जो चैप्टर है इसमें सरफेस टेंशन के बारे में मुझे चर्चा करना है आपसे। सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव के बारे में बात करूंगा। ठीक है, क्या थ्योरी बनती है पृष्ठ तनाव का, सरफेस टेंशन का, कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करता है, अर्थात फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस टेंशन के बारे में बात करूंगा। एग्जाम्पल्स पर चर्चा करूंगा और लास्ट में मैं जाऊंगा विस्कोसिटी और श्यानता पर। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूँ, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो अगर लास्ट में अच्छी लगती है, लास्ट तक ज़रूर देखें आप लोग। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर ज़रूर करें उन सबको जिनको इस कंटेंट की ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट आज का ये वीडियो। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव, हिंदी में कहते हैं इसको पृष्ठ तनाव। आप सबको पता है, हमें भी पता है कि जितने भी प्रकार के लिक्विड होते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, उन सब में एक पावर होता है जिसको कोहेसिव पावर कहते हैं। ठीक है, जितने भी प्रकार के लिक्विड होते हैं, द्रव होते हैं, इन सब में क्या होता है, कोहेसिव फोर्स होता है, कोहेसिव फोर्स होता है, ससंजक बल होता है। ठीक है, ये जो ससंजक बल है जिसके कारण उसका जो स्वतंत्र पृष्ठ है, उसका जो सरफेस होता है वो बिल्कुल तनी हुई, ठीक है ना, तनी हुई लाइक एज मेम्ब्रेन के रूप में, रबर मेम्ब्रेन के रूप में दिखाई देती है या कार्य करती है। आपको पता होगा, ये देखे होंगे आपने। ठीक है ना, हमको ये भी पता है कि प्रत्येक तना हुआ पिंड सदैव तनाव की स्थिति में होता है तथा उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है अर्थात जो संकुचित होने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है ना, समझ में आया ना, हर तना हुआ पिंड हमेशा तनाव की स्थिति में होता है। ठीक है, उसमें संकुचित होने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सरफेस हमेशा टेंशन की स्थिति में रहता है, तनाव की स्थिति में रहता है। ठीक है ना, उसमें कम से कम एरिया प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती, कम से कम एरिया में रहना चाहती वो। ठीक है ना, द्रव के पृष्ठ का यह तनाव ही पृष्ठ तनाव कहलाता है, सरफेस टेंशन कहलाता है। ठीक है, यदि किसी दिए हुए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है, ठीक है ना, हम यहाँ एक्सपेरिमेंट की तरफ जा रहे हैं कि पृष्ठ तनाव को हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे आपके सामने। ठीक है ना, तो उस ओर जा रहे हैं। यदि किसी आयतन के लिए, किसी दिए हुए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य दूसरी आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। समझिए क्या बोल रहे हैं, गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल किसी दूसरे आकृति के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है, क्योंकि द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। अतः वर्षा की जो बूंदें होती है और पारे के जो कण होते हैं वो गोलाकार होते हैं। आप ये सवाल कर सकते हैं कि जो पानी की बूंदें होती है, बूंद की बात कर रहा हूँ, वो गोलाकार क्यों होती है? बूंद मतलब ड्रॉप का मतलब ही हो गया बूंद, बूंद का मतलब ये हो गया गोलाकार, सर्कुलर। ठीक है ना, तो सवाल ये उठता है कि भाई वो गोलाकार क्यों होता है, पारे के जो कण होते हैं वो गोलाकार ही क्यों होता है? ठीक है, ये हम लोग एक बना दिए ड्रॉप। ठीक है ना, ये हो गया ड्रॉप, एक बूंद। वाटर ड्रॉप हो सकता है या मरकरी ड्रॉप भी हो सकता है, पारे की भी बूंद या कण के रूप में भी हो सकते हैं। तो क्या कारण है कि ये गोलाकार होता है? तो अभी अभी मैंने जो कहा उसको आप ध्यान में रखेंगे कि किसी दिए हुए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, ये गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल किसी दूसरे अन्य आकृति के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है।
और द्रव की जो विशेषता ये होती है कि वो कम से कम एरिया घेरने का प्रयास करता है। अतः वह पानी की जो बूंदें होती है, वर्षा बारिश की जो बूंदें होती है और पारे के जो कण होते हैं वो हमेशा गोलाकार होता है। इसका एग्जाम्पल आप इस प्रकार से देख सकते हैं, आपने देखे होंगे इसके एग्जाम्पल में, ठीक है, ये रोज कर सकते हैं आप घर में, आपने देखे होंगे, किए भी होंगे। जो सॉफ्ट ब्रश से बना हुआ, सॉफ्ट बॉल या हेयर से बना हुआ, सॉफ्ट रेसे से बना हुआ, सॉफ्ट फाइबर में ऐसा लिखता हूँ, से बना हुआ ब्रश, ठीक है, इसको जब हम पानी में डुबोते हैं, ठीक है ना, आपने देखे होंगे तो सारे बाल, एक एक बाल को आप वहाँ से गिन सकते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकालते हैं ना उस ब्रश को, पानी से बाहर निकालते हैं, सारे बाल फिर से आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों, ऐसा क्यों? तो आंसर हमें ये मिलता है कि ब्रश को बाहर निकालने के पश्चात बालों पर लगे पानी का स्वतंत्र पृष्ठ होता है। क्लियर है? ब्रश को पानी में डुबो लेंगे, डुबोने के बाद बाहर निकालेंगे, तो जैसे बाहर निकालते हैं तो बाल पर जो पानी लगा हुआ है उसका अपना स्वतंत्र पृष्ठ होता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल का पावर होता है, जिसमें संकुचित होने का गुण होता है, संकुचित होने की प्रवृत्ति होती है। यही कारण है कि जो ब्रश को हमने पानी में डुबोए थे वो अलग अलग हो जाते हैं रेसे, लेकिन जैसे उसको बाहर निकालते हैं वो सारे के सारे आपस में चिपक जाते हैं। क्लियर है? आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा डेफिनेशन में जाते हैं इसके। ये तो हो गया वो सारे एक्सपेरिमेंट, वो सारे कंटेंट, सारी थ्योरी जिसके बेस पे आप सरफेस टेंशन समझ रहे हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसका डेफिनेशन के बारे में, हम इसको किस तरीके से परिभाषित करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी ईजिली, आसानी से मैं इसको डिफाइन करने जा रहा हूँ आपके सामने। उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक कंडीशन होता है जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं, साम्यावस्था होता है, उस साम्यावस्था में, समान अवस्था में द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर एक रेखा बल कार्य करता है, ऐसा कल्पना कर सकते हैं हम जानने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये एक द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ हो गया, ये द्रव हो गया, क्या हो गया, द्रव है ये इस प्रकार से, ऐसा आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं चाहें तो। ये हो गया द्रव, क्या हो गया, द्रव, ठीक है ना। साम्यावस्था में द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर मान लो एक रेखा ए बी, ये कौन सा रेखा हो गया, ए बी, मान लो एक रेखा ए बी, ठीक है। इसकी कल्पना अगर हम लोग करते हैं तो इस रेखा के हर बिंदु पर उसके लंबवत विपरीत दिशा में समान बल कार्य करेगा। मान लो ये इस सरफेस में, जल की सरफेस में, सतह में ये एक रेखा है, एक लाइन है, एक कोई वस्तु समझ सकते हैं आप थोड़ी देर के लिए इसको। तो इस रेखा के लंबवत विपरीत दिशा में समान बल कार्य करेगा प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है। ऊपर की तरफ भी वही बल, नीचे की तरफ भी उतना ही बल, ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी, नीचे भी, ऊपर भी, नीचे भी, ये समान बल इस पर कार्य करेगा, ठीक है, विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन की माप इस रेखा के किसी भी एक ओर प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाले बल से की जाती है। मतलब इस पर कितना बल लग रहा है उसमें किसी एक और के बल का अध्ययन करने से समझ में आ जाएगा कि इसमें कितना बल लग रहा है, ठीक है। अर्थात इस बेस पे हम पृष्ठ तनाव को कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि साम्यावस्था में द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर किसी काल्पनिक रेखा के किसी एक ओर, साम्यावस्था पर द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर, यह स्वतंत्र पृष्ठ हो गया, किसी काल्पनिक रेखा ए बी हो गया, कि किसी एक ओर, किसी भी एक ओर प्रति एकांक लंबाई पर किसी भी एक ओर कार्य करने वाला बल जो रेखा के लंबवत तथा पृष्ठ की स्पर्श रेखी दिशा में होती है, पृष्ठ की स्पर्श रेखी दिशा में होती है, मतलब दोनों तरफ कार्य करते, स्पर्श रेखा देशी दिशा, स्पर्श रेखी दिशा बोल सकते हैं आप इसको, पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव को हम हमेशा कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, टेंशन के रूप में देखते हैं इसको, ठीक है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि साम्यावस्था में द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर किसी काल्पनिक रेखा के किसी भी एक ओर प्रति एकांक लंबाई पर कार्य करने वाला बल जो रेखा के लंबवत तथा पृष्ठ की स्पर्श रेखी दिशा में होता है, पृष्ठ के स्पर्श रेखी दिशा में होता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। आप समझ सकते हैं ग्लास
या कोई बर्तन ले लीजिए, उसे पानी भर लीजिए, उसका ऊपरी हिस्सा स्वतंत्र पृष्ठ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लंबवत अगर कोई लकड़ी डाल देते हैं छोटा सा जो पानी में तैरे, तो देखना कि पानी में तैर अगर रहा है तो क्या समझ सकते हो कि उस पर एक सरफेस टेंशन काम कर रहा है, पृष्ठ तनाव काम कर रहा है, ठीक है। और पृष्ठ तनाव काम कर रहा है का मतलब वो ऊपर भी नीचे भी दोनों क्षेत्र में उतना ही बल लगा रहा है। लंबवत पृष्ठ इस पर सरेखी दिशा होगा, ठीक है, उसकी बल की दिशा क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत इस पर सरेखी दिशा में होगी, ठीक है। यदि रेखा की लंबाई, इस रेखा की लंबाई L, ठीक है, कार्य करने वाले बल का मान F हो, कार्य करने वाले बल का मान F हो, तो हम कहेंगे पृष्ठ तनाव बराबर होगा F/L। क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव बराबर F/L। F क्या है, एक और कार्य करने वाले बल का मान, किसी एक और कार्य करने, इस ओर या इस ओर, एक और कार्य करने वाले बल का मान F, ठीक है ना। रेखा की लंबाई L के अनुपात के बराबर होता है सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव, ठीक है। मात्रक की बात करें हम, इसके मात्रक में जाएं तो दोनों के मात्रक में क्या होगा, इसमें जो T का मात्रक होगा, T का मात्रक इक्वल टू हो जाएगा F का मात्रक, बल का मात्रक अपान L का मात्रक, ठीक है। SI यूनिट में क्या होता है, SI यूनिट, SI पद्धति में जो सरफेस टेंशन होता है उसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है, ठीक है। CGS पद्धति में इसका जो मात्रक होता है, CGS पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो डाइन प्रति सेंटीमीटर होता है, डाइन प्रति सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये हो गया पृष्ठ तनाव की परिभाषा के बाद बना हुआ ये अनुपात, अनुपात के बाद में हो गया मात्रक, ठीक है। तो बात आती है कि ये जो पृष्ठ तनाव होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, थ्योरी क्या है इसका, ठीक है ना, इसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है, किस सिद्धांत के आधार पर हम ये समझें कि यहाँ पर पृष्ठ तनाव कार्य कर रहा है, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम था लाप्लास। क्या नाम था, लाप्लास। लाप्लास नामक साइंटिस्ट ने पृष्ठ तनाव की आणविक सिद्धांत के आधार पर इस घटना की व्याख्या किया था। लाप्लास नामक साइंटिस्ट ने आणविक सिद्धांत के आधार पर सरफेस टेंशन की जो घटना घटी उसकी व्याख्या की थी। उन्होंने बताया था कि किन्हीं भी दो अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजक बल दूरी बढ़ने के साथ तेजी से कम होने लगता है, ठीक है। कोई भी दो अणु है, लाप्लास ने बताया कोई भी दो अणु है, इन दोनों के बीच में अगर दूरी बढ़ते जाती है तो दोनों में जो लगने वाला फोर्स है वो कैसे होते जाएगी, कम होते जाएगी। सिंपल है, दूरी बढ़ेगी बल कम होते जाएगा, ठीक है, बल कम होते जाएगा। वह अधिकतम दूरी जिस पर दो अणुओं के मध्य ससंजक बल प्रभावी रहता है, वह अधिकतम दूरी मतलब इतने दूर चले जाए दोनों एक दूसरे से, लेकिन फिर भी उस दौरान ससंजक बल दोनों में आपसी में बांध कर रखने वाला जो बल है, कोई सी पावर है, वो अगर प्रभावी रहता है तो वो आणविक परास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आणविक परास कहलाएगा, या इसको बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर रेंज बोल सकते हैं, आप मॉलिक्यूलर रेंज बोलेंगे, आणविक परास कहेंगे इसको। क्लियर है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब अधिकतम दूरी बढ़ा दें हम, अधिकतम दूरी पर पहुंच जाए जिसके कारण भी, मतलब जिस पर भी दो अणुओं के मध्य ससंजक बल प्रभावी रहता ही है, तब वो कहलाएगा आणविक परास, मॉलिक्यूलर रेंज कहलाएगा, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूलर रेंज होता है अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन इसका जो रेंज होता है अधिकतम 10⁹ मीटर की कोटि का होता है। ये याद रखेंगे, 10⁹ मीटर की कोटि का इसका रेंज होगा, आणविक परास होता है। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। यदि किसी भी अणु को हम केंद्र मानकर उसके मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर त्रिज्या का कोई गोला खींचे, ठीक है, तो यह अणु उस गोले के अंदर स्थित अणुओं द्वारा ही आकर्षित होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम किसी द्रव सरफेस, ठीक है ना, में किसी भी अणु का आणविक परास लें, आणविक परास किसके बराबर होगा, उसकी त्रिज्या आणविक परास के बराबर त्रिज्या का गोला खींचेंगे हम, किसी भी अणु का आणविक परास के बराबर, उसको केंद्र मानकर आणविक परास के बराबर गोला खींचेंगे, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ मैं आपको, इस गोले के अंदर स्थित अणुओं द्वारा ही आकर्षित होगा,
ठीक है, इसके द्वारा अणुओं पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस गोले को आणविक प्रभाव का गोला कहते हैं। क्या कहेंगे? आणविक प्रभाव का गोला। देख लीजिए आप, ठीक है, आप लीजिए एक पात्र लीजिए, इस प्रकार का एक पात्र आपको लेना है। ठीक है, इस पात्र में क्या भर देना है आपको? ठीक है, इस पात्र में क्या भरना है आपको? द्रव भर देना है। क्या भर देना है? द्रव भर देना है। ठीक है, यहाँ पर कोई द्रव भरा हुआ है। ठीक है, इस द्रव में 3 अणु हमको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला अणु यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, सबसे नीचे की ओर। ठीक है, ये जो अणु है, अणु को मैं पहले बता रहा हूँ ना, ये अणु है। ठीक है ना, अभी मैंने कहा था किसी अणु को केंद्र मानकर आणविक परास के बराबर त्रिज्या का गोला खींचते हैं, तो यह अणु इस गोले के अंदर स्थित अणु द्वारा ही आकर्षित होती है। ठीक है, तो ये हो गया इसको परास मानकर खींची गई बल रेखा। ये देखो इतना दूर तक। ठीक है, इतना दूर इसका पावर है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, समझ में आया? ये एक गोला हो गई, नाम दे देते हैं इसको ए। ठीक है, जो पूरी तरह से द्रव के अंदर है। दूसरा गोला हम लेते हैं जो ठीक सरफेस के नीचे, ये इस प्रकार की अवस्था में रहेगी। मतलब ये छोटा सा अणु है। ठीक है, अणु के चारों तरफ इसको केंद्र मानकर, बाहरी त्रिज्या मानकर एक गोला खींचेंगे, तो इस प्रकार की स्थिति में इसका पावर लगेगा, बल लगेगा, चारों तरफ बल लगेगा। ठीक है, ये आणविक परास को दर्शा रहा है, उसके पावर को दर्शा रहा है। इतनी दूर तक उसका पावर है, उसके आगे नहीं। अगर इससे पास आ जाए ना, तो दोनों अणु आपस में चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। क्लियर है? तीसरे अणु की बात करते हैं, तो तीसरा अणु थोड़ा सा ज़्यादा तैर रहा है, मतलब ये सरफेस पर ही, ये कहना चाहिए द्रव के सरफेस पर है। ठीक है, ये हो गया बी, ये हो गया सी। द्रव के सरफेस पर है, इसका केंद्र बिंदु हुआ। ठीक है, एक बल, और ये इस प्रकार का इतना फोर्स इसमें लग रहा है। ठीक है, तो इन अणुओं के चारों ओर आणविक प्रभाव के गोले खींच देते हैं हम लोग। ठीक है, आणविक प्रभाव का गोला आप देख रहे हैं ना, ये बीच में जो दिखाई दे रहा दाने दाने ये अणु है, इसके चारों ओर हमने आणविक परास का गोला खींचा। अब क्या करते हैं, जो अणु ए है कि आणविक प्रभाव का गोला पूरी तरह से पानी के अंदर है। ठीक है, यह अणु अपने चारों ओर के अणुओं द्वारा समान बल से आकर्षित होता है। यह अणु अपने चारों ओर के बल के द्वारा समान बल से आकर्षित होता है। इस प्रकार इस अणु पर परिणामी ससंजक बल का मान 0 हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर परिणामी ससंजक बल का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। दूसरा अणु क्या है? देखो, दूसरा अणु बी, जिसको हमने कहा था गोले का कुछ भाग ही द्रव के पृष्ठ के बाहर है, मतलब लगभग उसके सरफेस का ठीक नीचे है, ऊपरी सरफेस का ठीक नीचे तैरता हुआ, आपको डूबा हुआ तैर रहा है, ऐसा समझ सकते हैं इसको। इस स्थिति में क्या होगा? इस अणु के नीचे स्थित अणुओं की संख्या ऊपर स्थित अणुओं की संख्या से अधिक है। मतलब नीचे जो अणु है उससे ज़्यादा अणु है, सॉरी, ऊपर जो अणु है, ऊपर जो सरफेस में दिखाई दे रहा है, वो अणु की संख्या नीचे डूबी हुई अणुओं की संख्या से कम है। मतलब नीचे ज़्यादा अणु की संख्या है। ठीक है, अतः अणु बी पर एक परिणामी बल काम करेगा, जिसकी दिशा द्रव के अंदर की ओर होगी। ठीक है, किस ओर होगी? द्रव के अंदर की ओर होगी। क्लियर है? ठीक है, अब तीसरी स्थिति हम लोग देखेंगे। ठीक है, अणु सी के आणविक प्रभाव के गोले का आधा भाग द्रव के पृष्ठ के बाहर है तथा आधा भाग द्रव के अंदर। देखो, आधा भाग द्रव के पृष्ठ के बाहर, आधा भाग द्रव के अंदर। इस गोले के द्रव के अंदर का भाग अणु से भरा हुआ है। ठीक है, अतः जो सी अणु है, इस पर एक परिणामी ससंजक बल द्रव के पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर कार्य करेगा, जिसका मान अधिकतम होगा। क्या होगा? अधिकतम होगा। हमें यह ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए, हमें ध्यान रखना है कि द्रव वाष्प के अणुओं के कारण आकर्षण बल को नगण्य माना जाता है। ठीक है ना, द्रव वाष्प के कारण आकर्षण बल को नगण्य माना जाता है। ठीक है, इसे आप समझ रहे होंगे कि द्रव के पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक अणु पर नीचे की ओर अधिकतम आकर्षण बल कार्य करता है। द्रव की सतह से नीचे जाने पर उस आकर्षण बल का मान कम होने लगता है। याद रखेंगे, किसी भी द्रव की सतह से अगर अणु नीचे जा रहा है तो उसका आकर्षण बल का मान कम होने लगता है। यहाँ तक कि उसका जो आणविक परास रहता है, मॉलिक्यूलर जो रेंज होता है, पर उसकी दूरी पर भी इसका मान 0 हो जाता है। मतलब उसकी दूरी के आधार पर दूरी बढ़ रही है तो उसका मान भी 0 हो जाएगा। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से मॉलिक्यूलर रेंज की गहराई तक, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से आणविक परास की गहराई तक द्रव का भाग सरफेस फिल्म कहलाता है। क्या कहलाता है? सरफेस फिल्म कहलाता है। सरफेस फिल्म कहने का मतलब पृष्ठीय फिल्म। पृष्ठीय फिल्म कहने का मतलब अणु के नीचे की ओर कितने आकर्षण बल का अनुभव कर रहा है और ऊपर की ओर कितना बल लग रहा है, वो एक फिल्म बनाकर रखेगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्या फिल्म कहलाएगा? वो सरफेस फिल्म कहलाएगा। क्लियर है?
आप समझ गए होंगे सरफेस फिल्म में क्या हो रहा है। ठीक है, आप इसके पहले उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण की बात अगर मैं करूं तो आपने देखे होंगे कई उदाहरण इसके मिलेंगे। ठीक है, कई उदाहरण में मैं पहले एग्जाम्पल के बारे में इसमें बात कर देता हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल की बात अगर मैं करूँ तो इसमें मिलता है ब्लॉटिंग पेपर। हमको लेना है ब्लॉटिंग पेपर। ठीक है, क्या लेना है? ब्लॉटिंग पेपर लेना है। ब्लॉटिंग पेपर पर ब्लॉटिंग पेपर मतलब होता है स्याही सोखता बोलते हैं उसको। ठीक है, उसको ब्लॉटिंग पेपर को हम क्या कर देते हैं, ऐसा पानी की उसमें एक पिन रख देते हैं। ये एक पिन है समझ लीजिए। ठीक है, पानी के सरफेस में, पानी की सतह में ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर एक सुई रख के इस प्रकार सतह पर रख देते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये जो ब्लॉटिंग पेपर है, ये जो ब्लॉटिंग पेपर है, ठीक है, ये धीरे से डूब जाएगा, धीरे से डूब जाएगा, धीरे से डूब जाएगा और तैरने लगेगी। ठीक है, ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है, धीरे से पानी में डूब जाता है। सही सोखता पेपर पानी में डूब जाता है। उसके डूबने के बावजूद ये जो सुई है ये पानी में थोड़ी देर के लिए तैरने लगती है। यद्यपि सुई का जो अपेक्षित घनत्व होता है पानी से लगभग 8 गुना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बल लगता है, इसमें जो लग रहा है इसका वजन, वेट, नीचे की तरफ एक बल कार्य कर रहा है। ठीक है, लेकिन पानी का जो सरफेस बना हुआ है ये इस सुई को ऊपर की तरफ बल लगा कर रखी है। ये टेंशन, ये टेंशन, अच्छा टेंशन दे के रखी है, जिसके कारण सुई पानी में तैरती हुई नजर आती है। मतलब यहाँ पर एक गड्ढा बन जाएगा, जिस जगह पर सुई होगा वहाँ उस स्थान पर पानी का सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ने के कारण क्या होगा, जो सुई होता है वो संतुलित, उसका भार संतुलित हो जाती है। संतुलित रहने के कारण थोड़ी देर के लिए पानी में तैर सकती है, तैरते रहती है। ठीक है, आपने कुछ कीड़ों को पानी में तैरते हुए, चलते हुए देखे होंगे। छोटे मोटे कीड़ों को पानी में तैरते हुए देखे होंगे। मैंने तो देखा है, आपने देखे कि नहीं देखे मुझे नहीं पता। ठीक है, ध्यान से देखना, तालाब वगैरह में अक्सर आपको दिखाई देगा। पौड़ वगैरह जाएंगे तो उसमें देखना, एक छोटा सा कीड़ा मकड़ी जैसा दिखाई देगा आपको, काफ़ी लंबे लंबे टांग होंगे उसके, पानी के ऊपर ऐसा तैरता हुआ, चलता हुआ दिखाई देगा। आसानी पर रेंग लेगा, चल लेगा वो। ठीक है, आपने देखे होंगे जब हम कपड़ा साफ करते हैं तो उसके लिए हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं, निरमा का इस्तेमाल करते हैं। साबुन और निरमा में बनने वाला जो झाग है उसमें उपस्थित जो कण है वो पानी की सरफेस टेंशन को कम कर देता है। सरफेस टेंशन की कम करने के कारण क्या होता है, पानी कपड़ों के संकीर्ण स्थानों में, छिद्रों में भी प्रवेश कर जाता है और आसानी से उसकी सफाई हो जाती है। समझ में आया ना? आपने ये भी देखे होंगे कि गर्म पानी से कपड़े जल्दी साफ हो जाते हैं, ज़्यादा अच्छे से साफ होते हैं और जल्दी साफ होते हैं। कारण क्या है, गर्म करने से उसका पृष्ठ तनाव कम होता है। जब पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है, क्षेत्रफल कम होता है, तब क्या होता है, पानी ज़्यादा गंदगी को हटाने में सक्षम हो जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको देखने को ये मिलेगा, जैसे टूथपेस्ट की बात करते हैं। सभी टूथपेस्ट से वाकिफ़ है, सभी ब्रश करते हैं सुबह सो उठ के। अब पता नहीं कौन नहीं करता, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि सभी को करना चाहिए। टूथपेस्ट का जो झाग निकलता है वो झाग आपके मुंह में उपस्थित द्रव के पृष्ठ तनाव को कम करता है, जिसके कारण क्या होता है, अधिक क्षेत्रफल में फैलता है और दांत की अच्छे से सफाई कर देता है। डिटॉल जानते हैं आप लोग, जब घाव वगैरह हो जाता है तो उसको धोने के लिए डिटॉल का प्रयोग करते हैं, ताकि वहाँ पर पृष्ठ दरार, जो पृष्ठ सरफेस टेंशन है वो कम हो जाए दूसरे द्रवों का। ठीक है, और छोटी छोटी दरार में आसानी से पहुंच जाती है वो, उसका मतलब उसका पृष्ठ तनाव ही कम रहता है। डिटॉल को पानी में डालने से उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और उस डिटॉल युक्त पानी को जब हम घाव में डालते हैं ना, तो घाव के अंदर दरारों में पहुंचकर उसकी सफाई कर देता है। क्लियर है? तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। तो आपने छोटे छोटे गड्ढे में मच्छर मारने के लिए मिट्टी का तेल छिड़काव करते हुए देखे होंगे। ठीक है, तेल के छिड़काव करने से क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाते हैं, याद रखना, जिसके कारण जो मच्छर के लार्वा होते हैं पानी में डूब जाते हैं। ठीक है, जो शीशे के गोल छर्रे बनाने के लिए शीशे को पिघलाकर ऊंचाई से फुहार के रूप में गिराते हैं। शीशे के छर्रे कैसे बनाते हैं आप जान लीजिए। पहले उसको पिघलाते हैं, पिघलाकर ऊपर से गिराते हैं। ऊपर से गिराने की वजह से क्या होता है, हवा पड़ने के कारण वो ऐसा बबल मतलब ऐसा ड्रॉप में ऐसा कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसा छर्रे बनते हैं, याद रखेंगे, शीशे के छर्रे। ठीक है, तो ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। अब मैं बात करता हूँ, ये तो था एग्जाम्पल, अब मैं बात करता हूँ फैक्टर्स के बारे में, प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। अगर प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बात करूँ तो कुछ इस प्रकार के कारक इसमें मिलेंगे। ठीक है, देखिए कारक देख लीजिए फटाफट। फैक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो पृष्ठ तनाव को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए द्रव में विलेय पदार्थ। ठीक है, सॉल्यूट मैटर,
मटेरियल ऐसा लिख देता हूँ मैं, सॉलिड मटेरियल। ठीक है, ये जो द्रव में विलेय पदार्थ है, ठीक है, ये दर्शाता है अगर किसी पानी में, उदाहरण के लिए यदि पानी में आपने नमक या शक्कर घोले हैं तो उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, मतलब गाढ़ापन आ जाता है। ठीक है ना। लेकिन यदि द्रव जो विलेय पदार्थ है, जो सॉल्यूट है, ठीक है, वो अच्छे से विलेय नहीं होता तो उसमें कम घुलता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। ठीक है, जैसे पानी में आप साबुन डालते हैं या फिनाइल मिलाते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है और अच्छे से सफाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्थिति इसमें आती है द्रव के पृष्ठ का संदूषण कहने का मतलब होता है जो सरफेस होता है उस पर कोई चिकनाई तेल या ग्रीस लगा दें तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। ठीक है, ऑयलिंग ऐसा लिखता हूँ मैं। आप बोलेंगे पानी को थोड़ी ना ऑयलिंग करेंगे, जी हाँ, ऑयलिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन उसके पृष्ठ पर तेल या ग्रीस डाल देते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर पर, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। किसी भी प्रकार के द्रव की टेम्परेचर भी पृष्ठ तनाव को प्रभावित करती है। कैसे? ताप बढ़ाते जाते हैं तो पृष्ठ तनाव कम होते जाता है। याद रखेंगे, ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम होते हैं। ठीक है ना, ताप बढ़ाने पर संसंजक बल का मान कम होते जाता है, वाष्प बन के उड़ते जाता है। तो ये हो गया इसके फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। ठीक है, पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, और मैंने शुरुआत में आपको बताया था, मैं आपको एग्जाम्पल के बाद में विस्कोसिटी के बारे में भी चर्चा करूंगा, तो विस्कोसिटी के बारे में भी जान लीजिए। विस्कोसिटी का मतलब होता है श्यानता। ठीक है, अगर कोई इश्यू पावर आपको समझ में आ गया होगा, पानी की बूंदों के बीच में जो पावर होता है उसको संसंजनी बल कहते हैं। तो एक नेक्स्ट आता है विस्कोसिटी। ठीक है, इसके बारे में विस्कोसिटी क्या होता है। ठीक है, आपने देखे होंगे कि किसी स्थान विशेष पर बहने वाली द्रव है। ठीक है ना, ये जो पी क्यू मैं लिख रहा हूँ ये एक क्षैतिज तल है। इस क्षैतिज तल के ऊपर कोई द्रव गति कर रही है। ठीक है, पूरा द्रव भरा हुआ है। द्रव का एक पृष्ठ ऐसा, फॉर एग्जांपल सेकंड पृष्ठ, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, सिक्स्थ लेयर, ऐसा। ठीक है, तो इसमें जो इस क्षैतिज तल के संपर्क में जो द्रव का पृष्ठ रहता है, जो द्रव का भाग या तरल का भाग रहता है, वो ज़्यादा अच्छे से संपर्क में रहने के कारण इसमें गति नहीं होती। ठीक है ना, कोई क्षैतिज तल पर द्रव समानांतर जब गति करते रहती है तो द्रव कई परतों से मिलकर बना हुआ है, माना गया है। ठीक है, माना जा सकता है। यदि द्रव का प्रवाह धारा रेखी हो तो परत क्षैतिज तल के जो संपर्क में है इसका वेग लगभग शून्य हो जाता है। मतलब अगर मैं इसका वेग v1 लिखूं तो शून्य, या मैं इसको लिखता हूं मिनिमम, न्यूनतम। ठीक है, मिनिमम या न्यूनतम है। ठीक है, अगर ऊपर वाले को v2 ऐसा ऐसे बह रही है ऐसा, तो वेग देखिए सबसे नीचे वाले का सबसे कम v2, फिर v3, v4। ठीक है, इस प्रकार से आप इसमें कह सकते हैं। आखिर में v सबसे ऊपर जो तल का हिस्सा रहेगा, द्रव का जो हिस्सा रहेगा, सरफेस का हिस्सा रहेगा, वो काफ़ी ज़्यादा गति से बहने वाली रहेगी, अर्थात आसानी से इसमें गति करने वाले रहेगी, अधिकतम प्रकार की गति होगी इसमें। इस तरह से बढ़ती दूरी के क्रम में आप देख सकते हैं कि इसका वेग क्रम सा v1 से लेकर v4 एंड देन लास्ट अधिकतम सबसे ज़्यादा ऊपर आपको मिलता है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा तेज़ी से कौन बहेगा? ऊपर वाले सतह बहेगी, नीचे वाला कम बहेगी। क्लियर है? समझ में आए? कारण क्या है? अब कारण समझ लीजिए, क्यों ये नीचे वाली जो परत है पानी की, नीचे वाला जो परत है, क्यों इस क्षैतिज तल के समानांतर उससे चिपके हुए होने के कारण नहीं बह पाती, इसको जानिए आप। ठीक है, तो ये जो होता है ठोस वस्तु में उनकी अपेक्षित गति के कारण उसके संपूर्ण तलों के मध्य में गति विरोधी आकर्षण बल, घर्षण बल कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार जो द्रव होते हैं उसमें भी निकटवर्ती परतों के मध्य अपेक्षित गति होने के कारण इसके मध्य में एक घर्षण बल कार्य करता है जो परतों की अपेक्षित गति का विरोध करती है। ठीक है ना, जो परतों की अपेक्षित गति का विरोध करती है। ये एक परत हो गई, ये दूसरी परत हो गई, तीसरी परत हो गई, सभी परत एक दूसरे की अपेक्षित गति का विरोध करती है। ठीक है, कौन विरोध कर रही है? ये क्षैतिज तल इसका विरोध कर रही है। तो दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि मंद गति से बहने वाली परत, ये देखो, मंद गति से बहने वाली परत तीव्र गति से बहने वाली परत के वेग को कम करने का प्रयास करती है। क्या करने का प्रयास करती है? कम करने का प्रयास करती है। द्रव के इस गुण को ही श्यानता या विस्कोसिटी कहते हैं। अर्थात आप ऐसा समझ सकते हैं कि द्रव का वह गुण जिसके कारण
प्रत्येक द्रव अपने विभिन्न परतों के बीच में आपेक्षिक गति का विरोध करता है। आपेक्षिक गति का विरोध करता है का मतलब सबसे ज़्यादा पावर, सबसे कम तेजी से यही बह रहा है, इसके पास गति कम है और सबसे ऊपर वाले के पास गति ज़्यादा है। ठीक है, मतलब इससे समझ में आ रहा है कि प्रत्येक परत के बीच में आपेक्षिक गति का विरोध हो रहा है। ठीक है, ये विरोध ही श्यानता कहलाती है। ठीक है ना, द्रव का वह गुण जिसके कारण प्रत्येक द्रव अपने विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करती है, यह आपेक्षिक गति को महसूस करती है, ये श्यानता कहलाएगा, विस्कोसिटी कहलाएगी। श्यानता के कारण उत्पन्न बल को हम विस्कस फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स है यहाँ पर? विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। ठीक है, कौन सा फोर्स? विस्कस फोर्स या श्यान बल। ठीक है, चूंकि यह बल तरल पदार्थों के परतों के मध्य होता है तो इसे आंतरिक घर्षण भी कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, आप एक गिलास में शहद ले लीजिए, दूसरे गिलास में पानी ले लीजिए, दोनों को ऐसा तेजी से हिलाइए, हिलाने के बाद तुरंत गिलास को रख दीजिए। आप देखेंगे मतलब गिलास के एक जो शहद रखें उसको भी हिला लीजिए, चम्मच से हिला सकते हैं आप, सीधा उठा के भी हिला सकते हैं। ठीक है, या क्या बोलते हैं उसको आप, सॉरी, पानी को भी आप चम्मच से हिला सकते हैं। दोनों को उसके बाद चम्मच छोड़ने के बाद में आप देखना कि सबसे पहले अगर ठहराव किसी में होगा तो शहद में होगा। शहद का जो बहाव होगा या घूमने वाला जो नेचर होगी उसकी हिलाने के पश्चात वो जल्दी रुक जाएगी और पानी में कम समय बाद रुकता है। ठीक है ना, मतलब हमको पता होना चाहिए एक आदर्श तरल में श्यानता नहीं होती। जितना ज़्यादा वो गाढ़ापन लिया हुआ रहेगा, जितनी ज़्यादा उसकी सांद्रता रहेगी, वो उतना ही ज़्यादा श्यान होगा। वायु की तुलना में जल की श्यानता अधिक होती है, याद रखना, वायु की तुलना में जल की श्यानता अधिक होती है, अतः जल में चलने में हमें कठिनाई होती, याद रखना। नहीं तो फिर हम पानी में भी चल लेते, कितना अच्छा रहता है हम पानी में अगर चल लेते तो। ठीक है, अब इसका आणविक सिद्धांत क्या है? देखिए, इसका मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहता है कि द्रव में श्यानता इनके अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बलों के कारण होती है। मतलब किसके कारण होती है? अगर थ्योरी में जाए, हम इसके सिद्धांत में जाए तो प्रत्येक परत के बीच, मतलब द्रव का जो प्रत्येक अणु है उनके बीच लगने वाला कोहेसिव पावर, कौन सा पावर? कोहेसिव फोर्स या कोहेसिव पावर, जिसको बोलते हैं ससंजक बल। इस बल के कारण श्यानता अधिक होती है। ठीक है, जब द्रव की विभिन्न परतों के बीच में आपेक्षिक गति होते रहते हैं, आपेक्षिक गति मतलब इसमें जो गति हो रही है इसमें दोनों के बीच होने वाली गति आपेक्षिक गति कहलाएगी। तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अणुओं के बीच की दूरी बढ़ने के कारण ससंजक बल उसका विरोध करते हैं। ससंजक बल उसका विरोध करते हैं तो श्यानता बढ़ जाती है। ससंजक बल उसका विरोध करते हैं तो क्या हो जाता है? श्यानता बढ़, जितना विरोध करेगा उतना श्यानता बढ़ते जाएगी, उतना श्यानता बढ़ते जाएगी, मतलब उसका ठहराव होते जाएगा। ठीक है ना, श्यानता तरल पदार्थों का गुण होता है। गैसों में द्रवों की तुलना में श्यानता कम होती है। अगर बात करें इसके निर्भरता की तो ये कुछ विभिन्न बातों पर निर्भर करती है, जैसे द्रव की प्रकृति पर। ठीक है, क्या क्या बातों पर निर्भर करती है? नेचर ऑफ लिक्विड, द्रव की प्रकृति पर कि द्रव गाढ़े हैं कि पतले हैं। गाढ़े द्रव का जो शान होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, पतले द्रव का जो शान है या विस्कोसिटी है वो कम होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रेशर पर, कौन सा प्रेशर पर? दाब पर। शान दाब कैसा लग रहा है? देखो, जो क्षैतिज तल होता है उसके ऊपर में जो द्रव है दोनों के बीच में दाब लगेगा, और दाब कहाँ से लगेगा? वायुमंडलीय दाब के कारण। तो आपको पता होना चाहिए द्रव की श्यानता बढ़ाने पर, द्रव की श्यानता बढ़ाने के साथ अगर आप श्यानता दाब बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है, ऐसा बोल सकते हैं। प्रेशर जैसे जैसे बढ़ते जाता है उसकी विस्कोसिटी भी उतनी ही बढ़ती जाती है। ठीक है, जबकि जल की श्यानता कुछ 100 वायुमंडलीय दाब पर घटती जाती है। ठीक है ना, पानी की जो श्यानता होती है 100 वायुमंडलीय दाब पर घट जाती है। कम दाब पर गैसों की श्यानता दाब के साथ बढ़ती है और अधिक दाब पर गैसों की श्यानता दाब पर निर्भर नहीं करती है। क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है थर्ड, इसको बोलते हैं हम लोग ताप पर, टेम्परेचर पर कैसा डिपेंड करेगी ये? टेम्परेचर किसकी? टेम्परेचर पर, द्रव की टेम्परेचर पर। द्रव की विस्कोसिटी, किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होती जाती है। ठीक है, कारण क्या है कि गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। ठीक है ना, गैसों की श्यानता बढ़ती है, द्रव की श्यानता कम होती है। द्रव के ताप को बढ़ाने से उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ससंजक बल का मान कम होना शुरू हो जाता है, जिससे शान कम हो जाता है, श्यानता कम हो जाता है। गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है। वास्तव में गैसों में उनकी एक परत का दूसरी परत में डिफ्यूजन के कारण होता है। एक परत से दूसरी परत में जो मिलावट होता है ना, उसमें मिलावट मतलब मिक्सचर, जो आपस में मिलकर
बहने का गुण रखता है। ठीक है, ताप को बढ़ाने से विसरण की गति बढ़ जाती है, अतः गैसों की श्यानता भी बढ़ जाती है। ठोस में श्यानता नहीं होती क्योंकि उनकी विभिन्न परतों में अपेक्षित गति नहीं होती। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा।